सकते हो। ठीक। तो सुप्रभात बच्चों। ये स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। माइक तेरे पीछे थोड़ा सा उसको करो बंद। चलो। तो देखिए, काव्य सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न। ये परीक्षा में 3 अंक का आता है, तो आज हम 3 अंक पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अब हमारे पास जो समय है, हम इसमें अंकों के हिसाब से तैयारी करेंगे, ताकि हमारा एक भी अंक इधर से उधर न होने पाए। तो ख्याल रखें, ध्यान पूर्वक सुने और समझें। तो निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सीबीएसई 2015 में आया हुआ है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका, अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल्दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब, सूर्योदय हो रहा है। तो सूर्योदय जब हो जाता है, तो उषा का जादू टूट जाता है। उषा यानी सूर्य के उदय होने का प्रारंभिक दौर, जिसे हम प्रातःकालीन कह सकते हैं, भोर कह सकते हैं। यहाँ पर भोर शब्द का प्रयोग हुआ है। भोर का नभ, नभ यानी आकाश। कविता आप समझ चुके हैं पहले ही। आज हम इसके उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्न है। ठीक है। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न है, काव्यांश में प्रयुक्त उपमानों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर क्या है? काव्यांश में निम्नलिखित उपमान प्रयुक्त किए गए हैं। नीला शंख सुबह के आकाश के लिए, राख से लिपा हुआ चौका भोर के आकाश के लिए, नभ यानी आकाश। काली सिल, सिलबट्टा जिसे आप कहते हैं ना, पत्थर होता है ना, सिल माने पत्थर होता है। तो जो सिलबट्टा यानी काले पत्थर का जो सिलबट्टा है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। काली सिल, अंधेरे से युक्त आसमान के लिए। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल्दी हो किसी ने, भोर से नमी युक्त वातावरण में उगते सूरज की लाली के लिए इसका प्रयोग किया गया है। नीले जल में झिलमिलाती गोरी दे, नील जल में गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। तो इसके लिए क्या प्रयोग किया गया है? यह नीले आकाश में आते सूरज के लिए प्रयोग किया गया है। नील जल में गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अगला प्रश्न है इसमें, कविता की भाषागत दो विशेषताओं की चर्चा कीजिए, अथवा किन उपमानों से पता चलता है कि गांव की सुबह का यह वर्णन है। यह प्रश्न जरूर आता है कि गांव की सुबह का चित्रण है, इसको सिद्ध कीजिए। ऐसे भी यह प्रश्न आता है। तो उत्तर देखिए, कवि ने नए उपमानों का प्रयोग किया है। ग्रामीण परिवेश का सहज शब्दों में चित्रण है। यह अथवा वाला जो प्रश्न है, इसका उत्तर देखिए, निम्नलिखित उपमानों से पता चलता है कि यह गांव की सुबह का वर्णन है, या गांव की गतिशील सुबह का वर्णन है। राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सिल पर किसी ने लाल केसर मल दिया हो। ये देखिए, ये जो उत्तर है यहाँ पर, ये सभी उत्तर इस काव्यांश पर आधारित है जो हमने यहाँ पढ़ा। पूरी कविता पर नहीं है, यहाँ पर आधारित है। अब आइए, अगला प्रश्न है, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। तो इसका उत्तर है, कवि कहना चाहता है कि सूर्योदय से पहले नीले आकाश में नमी होती है। स्वच्छ वातावरण के कारण सूर्य अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे नीले जल में गोरी युवती की सुंदर देह झिलमिला रही है। अगला प्रश्न है, कोष्ठकों के प्रयोग से कविता में क्या विशेषता आ गई है, समझाइए। कोष्ठकों, कोष्ठक यानी ब्रैकेट्स। देखिए, ये देखिए, अभी गीला पड़ा है। ठीक है, यही है, इसे ही कोष्ठक बोलते हैं। अभी गीला पड़ा है, जैसे ये ब्रैकेट दिया गया है ना, इधर से इधर से। तो इसकी बात कर रहा है यहाँ पर कवि। यह प्रश्न ये कह रहा है, तो इसलिए इसका उत्तर है, कवि ने कोष्ठकों का प्रयोग किया है। कोष्ठक अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे कविता में कोष्ठक में दी गई जानकारी, अभी गीला पड़ा है, से
आसमान की नमी व ताजगी की जानकारी मिलती है। प्रश्न ख, दूसरे का ख, काव्यांश में आए किन्हीं दो अलंकारों का नामो उल्लेख करते हुए उनसे उत्पन्न सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। अलंकार, यहाँ ल के ऊपर बिंदी होगी, ये गलती से रह गया है। काव्यांश में शंख जैसे में उपमा तथा बहुत काली सिल हो गई हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इनसे आकाश की पवित्रता व प्रातः के समय का मटियालापन प्रकट होता है। प्रश्न ग है दूसरे का, उपयुक्त कविता में आए किस दृश्य बिंब से आप सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं और क्यों? इस काव्यांश में हम नीले जल में गोरी देह के झिलमिलाने के बिंब से अधिक प्रभावित हुए हैं। सुबह नीला आकाश स्वच्छ होता है, नमी के कारण दृश्य हिलते प्रतीत होते हैं। श्वेत सूर्य का बिंब आकाश में सुंदर प्रतीत होता है। तो इस तरीके से ये उषा कविता से संबंधित आपने समझ लिया है। और ये 3 नंबर का प्रश्न आता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगली कविता है हमारे पास कविता के बहाने, क्योंकि इसका जो बात सीधी थी वह कविता हटा दी गई है पाठ्यक्रम से। पाठ्यक्रम से नहीं हटाएगी, मतलब इस साल के लिए हटाई गई है, जो परीक्षा में नहीं आएगी। तो कविता के बहाने हम देखते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अब देखिए, काव्यांश के कथ्य के सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए, क्या कहना चाहता है सौंदर्य के बाद। तो कवि ने चिड़िया की उड़ान से कविता की तुलना की जो बहुत सुंदर बन पड़ी है। उसने कविता की उड़ान को बंधन मुक्त माना है। चिड़िया कविता की उड़ान के विषय में कुछ नहीं जानती, वो ये कहना चाहता है, क्योंकि चिड़िया एक सीमित दायरे तक उड़ती है, जबकि कविता की उड़ान असीमित होती है। वो एक देश दूसरे देश ना जाने कहाँ कहाँ वह कविता पहुंच जाती, चिड़िया नहीं पहुंचती। अगला प्रश्न है पहले का ख, इन पंक्तियों की भाषागत विशेषताओं की चर्चा कीजिए। इस अंश में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, जिनमें मिश्रित शब्दावली का प्रयोग है। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है, जिसे प्रश्नालंकार या प्रश्न अलंकार कह सकते हैं। कविता का मानवीकरण किया गया, क्योंकि यहाँ कविता को उड़ने की बात कह रहा है। तो इस घर उस घर कविता कविता की में अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न ग है पहले का, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, पंक्ति के भाव सौंदर्य पर अपने विचार प्रकट कीजिए। इस पंक्ति में कवि ने चिड़िया के माध्यम से कविता की यात्रा दिखाई है, किंतु चिड़िया कविता की उड़ान के आगे हीन है। यानी उसे नहीं पता कि वो कहाँ तक उड़ सकती है, वो एक सीमित दायरे तक उड़ती है, जबकि कविता असीमित दायरे तक उड़ती है। कविता की उड़ान असीमित है, जबकि चिड़िया की उड़ान सीमित है। और कविता कल्पना है, चिड़िया यथार्थ है। चिड़िया सत्य है, कविता कल्पना है। कल्पना में ही हम कविता लिखते हैं, या कल्पना के माध्यम से कविता का रचनाकरण होता है। चिड़िया यथार्थ है, प्राकृतिक है। ठीक, तो ये दोनों का अंतर है। अगला है दूसरा, इसमें काव्यांश है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो दूसरा प्रश्न है, देखिए क्या कहता है इससे, कि कविता रचने और फूल के खिलने में क्या समानता है। कविता फूल की तरह खिलती व विकसित होती है। फूल विकसित होने पर अपनी खुशबू चारों तरफ बिखेरता है। उसी प्रकार कविता अपने विचारों व रस से पाठकों के मनोभावों को खिलाती है। खिलाती यानी जैसे फूल खिलता उसकी बात कर रहा, खाना की बात नहीं है यहाँ पर। कवि ने कैसे समझाया है कि कविता का प्रभाव कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए यहाँ पर है कि कवि ने कविता को बच्चों के खेल के समान माना है। कविता का प्रभाव व्यापक है, बच्चे कहीं भी कभी भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं। इसी तरह कवि भी शब्दों के माध्यम से किसी भी भाव दशा में कहीं भी कविता रचता है। इसलिए कविता शाश्वत है, जो सदैव विराजमान रहती है, मौजूद रहती है। बिन मुरझाए महकना और सब घर एक कर देने। ठीक है, बिन मुरझाए महकना और सब घर एक कर देने का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बिन मुरझाए महकने के माने का अर्थ यह है कि कविता फूलों की तरह खिलती है,
परंतु मुरझाती नहीं है। फूल एक सीमित दायरे तक, समय तक ही खिले रहते हैं, उसके बाद वे मुरझा जाते हैं। जबकि कविता समय दर समय चलती रहती है, सदियों तक चलती रहती है, वो मुरझाती नहीं है। यह हर समय ताजी रहती है तथा अपनी महक से सबको प्रसन्न करती है। सब घर एक कर देना से तात्पर्य यह है कि कविता में बच्चों के खेल की तरह बंधन नहीं होता, या किसी से भेदभाव नहीं करती। जिस प्रकार से बच्चे खेलते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता, किसके घर जा रहे हैं, किस जाति, किस धर्म, किस अमीर गरीब के पास जा रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं होता। उसी प्रकार से कविता भी अमीर गरीब, उच्च नीच, इस देश उस देश, दुनिया के अलग अलग कोनों तक वह पहुंच जाती है और अपना प्रभाव जमाती है। इसलिए कवि कहता है कि बच्चे और कविता में समानता होती है। जिस प्रकार से बच्चा किसी में भेद नहीं करता, उसी प्रकार से कविता भी किसी में भेद नहीं करती। तो बच्चे और कविता को इसीलिए समान दर्शाया है कवि ने। तो समझ में आया आप लोगों को? धन्यवाद। इसी के